स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको ब्याज बोलते हैं उससे संबंधित कंसेप्ट, उससे संबंधित जो थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम स्टडी करेंगे। आप सभी को पता है कि इंटरेस्ट जो ब्याज है वो उत्पादन का जो इंसानों के द्वारा जो निर्मित साधन है जिसको हम पूंजी बोलते हैं उसका मूल्य होता है। अब उस पूंजी निर्माण के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, आपको ऐसा फंड की जरूरत पड़ती है जो आप किसी से लोन लेते हैं और जिसके जरिए आप वास्तविक जो पूंजी है, वास्तविक जो चीजें हैं उसका निर्माण करते हैं, वास्तविक पूंजी का निर्माण करते हैं। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है जो कोई भी पैसा हो, मुद्रा हो या कोई भी ऋण योग्य जो कोष हो जिसको हम लोनेबल फंड बोलते हैं, उसकी सर्विसेज को लेने के लिए जो भी पेमेंट की जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अब जो ये इंटरेस्ट लेने और देने की जो एक्टिविटी है उसके अंदर दो संस्थाएं या दो व्यक्ति शामिल होते हैं। नंबर एक होता है लेंडर जिसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में ऋणदाता बोलते हैं, जो लोन देता है, जो पैसा उधार देता है। दूसरा होता है बोरोवर जिसको हम ऋणी बोलते हैं, डेप्टर भी बोलते हैं, जो ऋण लेता है। अब जहां तक एक बोरोवर के द्वारा जितना भी ऋण लिया जाता है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ब्याज के रूप में दी जाती है, जितनी भी दी जाती है उसको ग्रोस इंटरेस्ट बोलते हैं। उस ग्रोस इंटरेस्ट के चार पार्ट होते हैं। नंबर वन नेट इंटरेस्ट, रिवार्ड फॉर रिस्क, रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट एंड रिवार्ड फॉर इनकन्वीनियंस। तो पहले हम ये जान लेते हैं नेट इंटरेस्ट क्या होता है। ऐसा ऋण जब आप कोई संस्था किसी व्यक्ति को देती है या संस्था अन्य दूसरी संस्था को देती है जिसमें किसी प्रकार का कोई जोखिम ना हो, कोई मैनेजमेंट ना करनी पड़े, उसको देख रेख करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई कर्मचारी लगाने की जरूरत नहीं है, और कोई भी आपके वापिस आने में किसी भी जब आपको जरूरत हो तो वापिस आने में तो कोई असुविधा ना हो, तो उस प्रकार जब इस प्रकार का जो ऋण दिया जाता है और उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिलता है वो कहलाता है नेट इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन ग्रोस इंटरेस्ट में नेट इंटरेस्ट के अलावा रिवार्ड फॉर रिस्क भी होता है जिसमें बिजनेस रिस्क बोलते हैं। पहला बिजनेस रिस्क में होते हैं जैसे जोखिम, रिस्क में जोखिम। जब व्यवसाय जिस व्यक्ति को आप उधार देते हैं उस व्यक्ति का मोरल कैरेक्टर सही है, लेकिन व्यवसाय कुछ की नेचर ऐसी होती है कि व्यवसाय कई बार बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, कई बार बढ़ने की दर कम हो जाती है, कई बार व्यवसाय में मांग कम हो जाती है तो बिक्री कम होगी, बिक्री कम होगी तो आपकी आय कम होगी, आय कम होगी तो आप चाहकर भी अपना ऋण अपने ऋणदाता को वापस नहीं लौटाने पाते। तो इस कारण ऋणदाता को रिस्क रहता है कि यदि अर्थव्यवस्था में बिजनेस कम पड़ता है तो बिजनेस कम होने से आपका ऋण वापस टाइमली ना आए, समय पर ना आए, तो वो रिस्क क्या कहलाता है? बिजनेस रिस्क कहलाता है। जहां तक पर्सनल रिस्क की बात है, ये जब बिजनेस वाला कोई भी व्यक्ति ऋण देता है और जिस व्यक्ति या संस्था को ऋण दिया जाता है वो संस्था के मोरल कैरेक्टर के बारे में ही आपको जानकारी न हो कि वो देने वाला आपका टाइमली लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, तो उसके चरित्र से संबंधित आपकी जानकारी ना हो तो वो रिस्क कहलाएगा पर्सनल रिस्क कहलाएगा। इन सभी रिस्कों के लिए भी आप क्या करते हैं? नेट इंटरेस्ट के अलावा चार्ज करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिवार्ड फॉर रिस्क। नेक्स्ट जो अमाउंट इसके अंदर ग्रोस इंटरेस्ट में जो शामिल की जाती है और दैट इज रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट। कि जब भी आप किसी को ऋण देते हैं और आप बड़ी संस्था है, बड़े व्यापारी हैं, जैसे कमीशन एजेंट होते हैं, तो वो अपना ऋण जिस व्यक्ति को दिया है उससे संबंधित जानकारियों को अपनी किताबों में, अपनी बुकों के अंदर, डायरियों के अंदर रखते हैं और उसको मैनेजमेंट करने के लिए अपने पास क्लरिकल स्टाफ वगैरह अन्य स्टाफ भी रखते हैं। तो उन सब पे खर्चा आता है, तो मैनेज करने के लिए खर्चा आता है, तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए भी आप क्या करते हैं? नेट इंटरेस्ट में शामिल करते हैं रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट को। जो फोर्थ आइटम है इनकन्वीनियंस का, कि ये हो सकता है कि आप जब ऋण देते हैं तो कुछ समय के लिए देते हैं, एक निश्चित अंतराल के लिए देते हैं, और उस निश्चित अंतराल के अंदर ही आपको अपने ऋण की वापसी के, अपने पैसे की वापसी जरूरत पड़ गई है, लेकिन अब वो वापस आए या ना आए ये निश्चित नहीं होता, तो आपको असुविधा होती है, तो आपको अपने आप भी खुद किसी अन्य संस्था से उधार लेना पड़ सकता है, तो ये कारण हो सकता है असुविधा। दूसरा कि जब आपके पास आए पैसा वापस आता है लेकिन वो पैसा थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आए, स्मॉल अमाउंट्स में आए, तो वो अमाउंट्स आपके खास काम में ना आए, तो इस प्रकार की भी असुविधा हो सकती है। तो इन सभी असुविधाओं के लिए भी आप क्या करते हैं? नेट इंटरेस्ट में
कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट शामिल करते हैं तो इन सभी अमाउंटों का जोड़ क्या कहलाएगा? ग्रॉस इंटरेस्ट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। छात्रों, इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरेस्ट की क्या नेचर और कैसे डिटरमाइन होता है इंटरेस्ट, उससे संबंधित 3 थ्योरियां हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लॉनेबल फंड थ्योरी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो केन्स की थ्योरी है। ये 3 थ्योरी है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे। क्लासिकल थ्योरी किसी एक इकोनॉमिस्ट ने एक समय पर बैठ के नहीं दी गई है। ये विभिन्न इकोनॉमिस्ट थे जो अलग अलग देशों में फैले हुए, अलग अलग देशों में थे। तो उन सबकी लगभग लेकिन विचारधारा जो थी लगभग जो इंटरेस्ट के बारे में, आम अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, वो समान थी। जैसे हम ये ले सकते हैं कि इन सभी का मानना ये था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट हो, चाहे फैक्टर मार्केट हो, किसी प्रकार की मार्केट हो, सबके अंदर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। और पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाने के कारण हर चीज का मूल्य, चाहे वो उत्पादन के साधन का मूल्य हो, चाहे वो वस्तु का मूल्य हो, सबका मूल्य उनके प्राकृतिक मूल्य यानी कि इक्विलिब्रियम मूल्य के बराबर होता है। जहां तक इंटरेस्ट की ब्याज की बात है, ब्याज से संबंधित जो थ्योरी देने वाले मुख्य इकोनॉमिस्ट थे वो जेबी क्लार्क, नॉस्टफ विलियम सेनियर, अल्फ्रेड मार्शल, गुस्ताव कैसल्स, ये इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है और इंटरेस्ट कहाँ पे निर्धारित हुई इससे संबंधित अपने विचार दिए थे। इस थ्योरी के अनुसार, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार, इंटरेस्ट एक वास्तविक फिनोमेना, इंटरेस्ट क्या है? एक वास्तविक फिनोमेना। वास्तविक फिनोमेना का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जो वास्तविक बचत है उसकी मांग और उसकी सप्लाई के द्वारा निर्धारित होती है। किस चीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? बचत की, वास्तविक बचत। वास्तविक बचत कौन सी होती है? जब भी अर्थव्यवस्था में आय पैदा होती है, आय में से अर्थव्यवस्था के जो नागरिक हैं वो कुछ पार्ट क्या कर लेते हैं? बचत कर लेते हैं, और कुछ पार्ट क्या करते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। तो जो हिस्सा कंज्यूम नहीं किया गया वो बचत कहलाएगा। तो ये बचत वस्तुओं के रूप में है। जैसे देश के अंदर अनाज बहुत ज्यादा पैदा हुआ तो कुछ अनाज तो घर में प्रयोग कर लिया गया लेकिन बाकी बचत किया गया, तो ये बचत वास्तविक थी। तो परंपरावादी अनुशासनों के अनुसार वास्तविक बचत है। तो इस वास्तविक बचत को हम प्रयोग करेंगे कहीं पे सड़कें निर्माण करने पर, डैम निर्माण करने पर, तो कहीं पे कुछ और चीजें निर्माण करने में प्रयोग करेंगे, तो वो उसकी मांग हो जाएगी, वास्तविक मांग हो जाएगी। तो इसलिए परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो इन्वेस्टिबल फंड था वो सिर्फ एक ही सोर्स है, वो सोर्स है वास्तविक बचत के रूप में। और उसकी मांग कहां से आती है? वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आती है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेश करता है, जो पूंजी का निर्माण करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट की मांग करेंगे, और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको चाहिए इन्वेस्टिबल फंड, मींस बचत चाहिए उनको। और दूसरी तरफ इन्वेस्टिबल फंड कहां से आएगा? वो सेविंग से आएगा, लोगों की बचत से आएगा। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्टों के अनुसार कैसे निर्धारित होती है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज की दर बचत की मांग और बचत की सप्लाई के बलों के द्वारा निर्धारित होती है। जिस ब्याज की दर पर बचत की मांग और बचत की सप्लाई बराबर होंगी, वही ब्याज की दर संतुलित ब्याज की दर कहलाएगी। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि डिमांड फॉर सेविंग आती कहाँ से है? बचत की मांग आती है निवेशकर्ताओं से, इन्वेस्टर्स से आती है। इन्वेस्टर्स क्यों मांग करते हैं? जेबी से ने सबसे पहले बताया था, इन्वेस्टर इसलिए मांग करते हैं क्योंकि इन्वेस्ट करने से जो कैपिटल बनेगा, आप निवेश करोगे, पूंजी, मशीनें बनाओगे, सड़कें बनाओगे, तो निवेश करने से जो पूंजी का निर्माण होगा, उस पूंजी से उत्पादन पैदा होगा, यानी कि उसकी कुछ उत्पादकता है। तो उस उत्पादकता के कारण निवेशकर्ता क्या करता है? लोगों की बचत को मांग करता है ताकि उसको निवेश करके पूंजी में ढाला जा सके। अब आपको पता है कि जब पूंजी ये जब बढ़ाई जाती है, जब पूंजी और ज्यादा बढ़ती चली जाती है, तो जीएम क्लार्क के अनुसार घटता प्रतिफल लागू होता है। और घटते प्रतिफल के अनुसार कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में पूंजी, मान लीजिए कि पहले थोड़ी है, अब अर्थव्यवस्था पूंजी ज्यादा गई, तो पूंजी से मिलने वाली जो उत्पादकता है वो क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। इसलिए जो पूंजी निर्माण के लिए जो बचत की मांग है वो ब्याज के रेसिप्रोक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। मींस क्या होगा? यदि उसकी ब्याज की दर ज्यादा है, अर्थात आप अपनी सेविंग देने के लिए बहुत ज्यादा मांग, ब्याज की दर मांग करते हो, तो निवेशकर्ता उसकी मांग कम करेंगे,
और यदि आप ब्याज की दर कम करते हो तो निवेशकर्ता उसकी मांग क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि निवेश करने से जो पूंजी बनती है और पूंजी से जो उत्पादन होता है वो उत्पादकता क्या होती चली जाती है, और ज्यादा पूंजी पर उत्पादकता कम हो जाती है। इसलिए ज्यादा पूंजी की मांग, ज्यादा निवेश करने के लिए बचत की मांग कब की जाएगी, जब ब्याज की दर कम होगी। तो ये था हमारा सप्लाई डिमांड कर्व फॉर द सेविंग कह लीजिए, कैपिटल कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट गुड्स कह लीजिए। दूसरी तरफ बात होती है सप्लाई ऑफ सेविंग। भाई सेविंग की सप्लाई कहाँ से होती है? परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो इन्वेस्टिबल फंड है, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसकी सप्लाई सिर्फ सेविंग से आएंगी। और सेविंग ब्याज की दर पर निर्भर करती है, जिस प्रकार ब्याज की दर पर इन्वेस्टमेंट निर्भर करती है, मांग निर्भर करती है बचत की, इसी प्रकार ब्याज की दर पर सेविंग भी निर्भर करती है। क्योंकि जितनी ज्यादा सेविंग होगी, जितनी ज्यादा ब्याज की दर होगी मार्केट में, अगर R1 है, थोड़ी है ब्याज की दर, तो सेविंग करता कम सेविंग करेंगे, अगर बहुत ज्यादा है तो सेविंग करता ज्यादा सेविंग करेंगे। तो इससे संबंधित दो तीन इकोनॉमिस्टों के विचार आपको पता होने चाहिए विद्यार्थियों। जैसे नाशो विलियम सेनियर ने कहा था कि ब्याज की दर है वो रिवॉर्ड फॉर एब्सटिनेंस है, मीन्स त्याग का रिवार्ड है। कि जब आपको इनकम होती है, इनकम में से आप क्या करते हैं, कुछ हिस्सा बचत करते हैं, बचत किसी को देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप उस बचत का प्रयोग आप अपने उपभोग के लिए इस वक्त कर सकते थे, लेकिन आप अपना उपभोग का त्याग कर रहे हैं, abstent है, यू आर abstent फ्रॉम योर करंट कंजप्शन, देन यू विल हैव टू बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको ब्याज मिलेगा, तो आप इंड्यूस हो जाओगे उसको करने के लिए, आप प्रेरित हो जाओगे कि आप ज्यादा बचत करें। इसलिए ज्यादा बचत कराने के लिए कम के पीछे राज है कि लोग त्याग ज्यादा करेंगे, ज्यादा त्याग करेंगे तो ब्याज की दर भी क्या हो जानी चाहिए, ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा ब्याज की दर पर ही क्या होगा, ज्यादा सेविंग आएगी। लेकिन एब्सटिनेंस का जो कंसेप्ट था नौशर विलियम ने, इससे आगे आने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे वो कुछ सहमत नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि जो त्याग है वो अमीर आदमी त्याग नहीं करता, बचत तो वो करता है ज्यादातर, लेकिन अमीर आदमी अपने उपभोग को त्यागता नहीं है। होता क्या है कि अमीर आदमी जब अपनी जो बचत है उसको देता है, तो अपनी बचत जब भविष्य में आएगी उसका इंतजार करता है। तो इसलिए उस इंतजार के लिए क्या करना पड़ता है, उसको कुछ रिवार्ड दिया जाता है। तो इस तरह के जो मूलभूत वास्तविक जो तत्व हैं सेविंग की सप्लाई को प्रभावित करते हैं, त्याग है, या फिर आप इंतजार कर रहे हैं, या आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो आपकी जो आज की वस्तुओं की जो मांग है वो ज्यादा है बजाय भविष्य की वस्तुओं की, वो निर्धारित करती हैं कि किस ब्याज की दर पर कितनी सेविंग होगी। और ये फलन कैसा होता है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है कि जैसे जैसे ब्याज की दर ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, सेविंग की सप्लाई भी क्या होती चली जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज की दर कहाँ पे निर्धारित होगी, जहां जिस ब्याज की दर पर बचत की सप्लाई और बचत की मांग इन्वेस्टमेंट के तौर पर बराबर होगी, वही ब्याज की दर क्या होगी, संतुलित होगी। यहाँ मैंने डायग्राम में दिखाया है कि जब ब्याज की दर R0 के बराबर है, तो ब्याज की इस दर पर सेविंग की मांग जो SS कर्व के द्वारा दिखाई गई है R0E के इक्विवेलेंट है, और सेविंग की जो सेविंग की जो सप्लाई है वो R0E के बराबर है, जो SS कर्व के द्वारा दिखाई गई है, और जो सेविंग की मांग है वो II कर्व के द्वारा दिखाई गई है, जो R0 और E के बराबर है। इट मींस एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ डिमांड represented by IA curve and the supply represented by SS curve are equal, कि दोनों ही क्या होंगी, वहां पे बराबर होंगी। इसलिए क्या होगा, देखो निवेशकर्ता भी खुश है और उपभोक्ता भी खुश है अपनी बचत करके, हाउस होल्ड सेक्टर भी, तो ये संतुलित दर होगी। और इस दर पर R0 के बराबर सेविंग होगी, कुल इसी इतनी ही निवेश किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में इस संतुलन की दर ना होने की बजाय कोई और दर है, या तो इससे ऊपर है या इससे कम है। सपोज इससे ऊपर ब्याज की दर है, तो इस रिजल्ट में क्या होगा, ब्याज की दर ज्यादा है तो सेविंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2S2 के बराबर होगी। लेकिन निवेश की मांग जो यानी कि सेविंग की जो मांग है निवेश के लिए, वो R2 और I2 के बराबर करेंगे। इट मींस I2 और S2 के बराबर
एक्सेस सेविंग होगी, ज्यादा बचत होगी, तो इस कारण मार्केट में ज्यादा बचत है, फालतू बचत है, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, कम आएगी। ब्याज की दर कम होने से एक तरफ तो मांग बढ़ेगी, दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, ब्याज की सप्लाई कम हो जाएगी। तो अंततः जो अर्थव्यवस्था है अपने संतुलित स्तर पर आ जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि ब्याज की दर संतुलित ब्याज की दर से कम है, R1 के बराबर है, तो सप्लाई बहुत ब्याज बहुत कम है, तो हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई कम करेगा, R1 S1 के बराबर है। लेकिन कम ब्याज की दर पर निवेशकर्ताओं को लाभ है, तो वो ज्यादा निवेश करेंगे, तो R1 और I1 के बराबर। तो इसमें S1 और I1 के बराबर डिमांड ज्यादा होगी, तो डिमांड ज्यादा होने से निवेशकर्ता बिड करेंगे, ब्याज की दर को ज्यादा ऊपर उठाएंगे, तो एक तरफ तो मांग कम हो जाएगी सेविंग की, और दूसरी तरफ सेविंग की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था क्या होगी, इस लेवल पर होगी। तो छात्रों आपने देखा कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज की दर केवल और केवल वास्तविक जो सेविंग है और जो वास्तविक जो निवेश है उनके द्वारा ही निर्धारित होती है। वास्तविक सेविंग लोगों को उकसाया जाता है बचत करने के लिए, उनको इंतजार करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, जो वास्तविक पहलू हैं। इसी प्रकार जो डिमांड है सेविंग की इन्वेस्टमेंट के तौर पर, वो उसकी उत्पादकता के कारण आती है। तो इस तरह से परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने ब्याज की दर के निर्धारण को की व्याख्या की। धन्यवाद।